नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। हम कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत यह तीसरा व्याख्यान है जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में कार्ल मार्क्स से माइकल वॉल्जर तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके संबंधित हम प्रश्नों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के विश्लेषण को लेकर के 2 व्याख्यान रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज का हमारा ये तीसरा व्याख्यान है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीन विद्वानों के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। कार्ल मार्क्स जो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म है, यहीं से मार्क्सवाद की शुरुआत मानी जाती है। फिर नव मार्क्सवादी विद्वान एंटोनियो ग्राम्सी, लुई अल्थुजर और हेबरमास। फिर अस्तित्ववादी विद्वान जीन पॉल सार्तर, जॉन रॉल्स उदार समतावादी विद्वान, रॉबर्ट नोजिक जो कि नव उदारवादी विद्वान है, माइकल वॉल्जर जो कि समुदायवादी विद्वान है। इन सभी विद्वानों के जो 2014 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों का हम विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्न। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। यह कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक से उद्धृत है? यानी यहाँ पर यह पूछा गया है कि दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि मूल प्रश्न ये है कि इस दुनिया को बदला कैसे जाए। यह प्रश्न कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत वर्णित किया है? जो राइट आंसर है वह है थीसिस ऑन फ्यूरबाख। मार्क्स के आर्थिक विचारों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह प्रश्न है जो कि लगभग अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके अंतर्गत पहला कथन ये दिया गया है कि पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था कमोडिटी इकोनॉमी होता है। यह कथन सही है क्योंकि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को कमोडिटी इकोनॉमी के रूप में ही परिभाषित करता है कि पूंजीवाद के अंतर्गत वस्तुओं का विनिमय खरीद फरोख्त होती रहती है, यहाँ तक कि श्रम का भी यहाँ पर खरीद फरोख्त होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अतिरिक्त मूल्य श्रम के उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर है। तो कार्ल मार्क्स यही कहता है कि जो सरप्लस वैल्यू है जो कि अतिरिक्त मूल्य है वह श्रम के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य का ही अंतर है। तीसरा कथन है कि अतिरिक्त मूल्य का सर्जन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है, यानी एक्सचेंज जो प्रोसेस है उसके दौरान अतिरिक्त मूल्य का सर्जन होता है। तो ये जो कथन है यह कथन कार्ल मार्क्स का गलत कथन है क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का जो सर्जन है वो विनिमय प्रक्रिया के दौरान नहीं होता बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान ही इस प्रकार की सरप्लस वैल्यू है उसका सर्जन है वो हो जाता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो मजदूरों को वास्तव के अंतर्गत श्रम मिलना चाहिए उत्पादन के दौरान वो नहीं मिल पाता है बल्कि बहुत कम श्रम का मूल्य है वो मजदूरों को चुकाया जाता है। बाकी जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पूंजीपति है या उद्योगपति है वो अपनी जेब के अंतर्गत डाल देता है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का सर्जन है वो वास्तव में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है तीसरा जो कि गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि अतिरिक्त मूल्य का सर्जन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है। चौथा जो स्टेटमेंट है वह मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सर्जन करती है तो वह पूंजी बन जाती है। कार्ल मार्क्स मुद्रा और पूंजी के मध्य अंतर करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि मुद्रा तो जो परिश्रम करके कमाई जाती है उसे कार्ल मार्क्स मुद्रा कहता है, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि जो अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से जो अतिरिक्त लाभ के माध्यम से पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करके जो लाभ कमाता है जो कि वास्तव में तो किसका होना चाहिए उस मजदूर का ही होना चाहिए लेकिन पूंजीपति अपनी जेब में डाल देता है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य का सर्जन है उसको कार्ल मार्क्स पूंजी कहता है क्योंकि मार्क्स कहता है कि मुद्रा तो परिश्रम के माध्यम से कमाई जाती है जबकि पूंजी है वो शोषण का परिणाम है, अतिरिक्त मूल्य का ही
परिणाम है। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनसे संबंधित ये पूछा कि कार्ल मार्क्स का जो आर्थिक विचार है उनसे संबंधित गलत कथन है वो कौन सा है, तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ है, तो ऐसा जो विश्वास है वो मार्क्स कहता है कि शिक्षा व्यवस्था के द्वारा संभव हुआ है। क्वेश्चन को समझिए कि ये कह रहा है कि समाज जिस तरह से व्यवस्थित है, यानी जिस तरह का समाज है वह स्वाभाविक है, वह सही है, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा लोगों के अंतर्गत, लोगों के मन के अंतर्गत बात है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से बिठाई जाती है, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से बिठाई जाती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि शिक्षा व्यवस्था है वो पूंजीवादी अवस्था के अंतर्गत पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रख करके ही बनाई दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो कैपिटलिस्ट कल्चर है, कैपिटलिस्ट जो वैल्यू है उनसे संबंधित ही लोगों को यह शिक्षा दी जाती है कि जैसा समाज है, जिस तरीके से संचालित हो रहा है, जिस तरीके से पूंजीवाद का संचालन हो रहा है, तो इससे सभी को ही प्रॉफिट होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया अपने आप में सही प्रक्रिया है और इसको किसी तरह की चुनौती है वो नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं वो बुर्जुआ मूल्यों के माध्यम से, शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों के मन में बिठाने का प्रयास किया जाता है। तो ये कार्ल मार्क्स से संबंधित 3 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है वो तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसके अंतर्गत कथन देकर के ये पूछ लिया गया कि ये कथन किस पुस्तक के अंतर्गत लिखा हुआ है। बाकी दोनों जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो 19 नंबर वाला जो क्वेश्चन है यह काफी टाइम से रिपीट हो रहा है। RS 2012 के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2014 के अंतर्गत भी एक क्वेश्चन पूछा गया और फिर ये कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 जिसका जो परीक्षा है 2016 के अंतर्गत आयोजित हुई, उसके अंतर्गत ही ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट है वो किया जाता रहा है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके। नेक्स्ट जो विद्वान है वो है एंटोनियो ग्राम्सी। एंटोनियो ग्राम्सी से संबंधित क्वेश्चन, ग्राम्सी के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में ये जो 3 कथन दिए हुए हैं, इन 3 कथनों पर विचार करते हुए ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से गलत कथन को, सही कथन नहीं पूछ रहा है बल्कि कह रहा है गलत कथनों को चिन्हित कीजिए, यानी इन तीनों में से गलत कथन कौन से हैं। तो क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। कई बार हम हड़बड़ाहट के अंतर्गत ये देख लेते हैं कि सही कथन कौन सा है, तो फिर वो उस हिसाब से क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है क्रांतिकारी परिवर्तन है वो स्वार्थ के कारण होगा। ऐसा एंटोनियो ग्राम्सी नहीं कहता, बल्कि एंटोनियो ग्राम्सी तो ये कहता है कि समाज के लाभ के लिए, सर्वहारा वर्ग के लाभ के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन है वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लाया जाएगा, जो कि संपूर्ण समाज के हित के अंतर्गत होगा, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ की बात की गई है परिवर्तन के अंतर्गत, जबकि एंटोनियो ग्राम्सी ऐसी बात नहीं करता। सफलतापूर्वक परिवर्तन लाने के लिए अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर और नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी है वो महत्वपूर्ण है। आप एंटोनियो ग्राम्सी के पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे तो एंटोनियो ग्राम्सी ने जो कार्ल मार्क्स की जिस तरह की आइडियोलॉजी थी, कार्ल मार्क्स ने सारा का सारा विश्लेषण है पूंजीवाद का या इतिहास का जो विश्लेषण है उसने बेस के आधार पर किया था कि अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जाता है। समाज की संपूर्ण गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। दूसरी तरफ सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर कार्ल मार्क्स ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बहुत ज्यादा व्याख्या उसकी नहीं की थी। एंटोनियो ग्राम्सी ने वेस के साथ सुपर स्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण माना और एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सिविल सोसाइटी की भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत बुर्जुआ वर्ग ने तो अपनी सिविल सोसाइटी विकसित कर ली है, बुर्जुआ वर्ग अपनी सिविल सोसाइटी के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के मन में बुर्जुआ मूल्यों को स्थापित करने में सफल रहा है, क्योंकि वो ये बात स्थापित करता है सर्वहारा वर्ग के मन में कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो सभी के हित में, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि
सर्वहारा वर्ग को अपनी खुद की सिविल सोसाइटी विकसित करनी होगी, सर्वहारा वर्ग को अपने खुद के संगठित बुद्धिजीवी है वो विकसित करने होंगे और सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से, सर्वहारा वर्ग के खुद के बुद्धिजीवियों के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से ही समाज के अंतर्गत परिवर्तन लाया जा सकेगा। तो ये जो दूसरा कथन है ये एंटोनियो ग्राम्सी का सही कथन है, ये गलत कथन नहीं है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है, ठीक है, क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं। ये अपने आप में यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाता है। थोड़ा सा तो सही स्टेटमेंट है यहाँ तक कि बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है। सीधी सी बात है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत किन के मूल्यों का वर्चस्व रहता है, डोमिनेंट रहता है। बुर्जुआ जो मूल्य है, पूंजीवादी वर्ग के जो मूल्य है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कला है, उनका ही हमेशा डोमिनेंट रहता है, वही उन्हीं का ही आधिपत्य रहता है। लेकिन फिर लिखा क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्वसाधारण अगर उनसे दूर रहते, उनमें अगर बुर्जुआ मूल्यों के प्रति कुछ ऐतराज होता तो फिर बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व नहीं रहता। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हुए? एक तो पहला स्टेटमेंट की क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा, और तीसरा ये जो कि बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है एंटोनियो ग्राम्सी का सही स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? केवल आंसर 3, केवल 1 और 3 ये सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि गलत कथन है वो कौन से है। तो 1 और 3 है वो गलत कथन है। इसके अलावा एंटोनियो ग्राम्सी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैकियावेली की द प्रिंस का अनुसरण करते हुए द मॉडर्न प्रिंस की रचना है वो 20वीं शताब्दी के अंतर्गत किसने की? तो एंटोनियो ग्राम्सी ने। इसकी चर्चा हम मैकियावेली के संदर्भ में कर चुके हैं। नेक्स्ट जो विद्वान है वो है लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर एक संरचनावादी मार्क्सवादी विद्वान है। इनसे संबंधित क्वेश्चन, लुई अल्थुजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सीय दृष्टिकोण में किसकी शिक्षाओं को जोड़ना है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत लुई अल्थुजर ने मानव स्वभाव के बारे में किस विद्वान से प्रेरित होकर के उनकी शिक्षाओं को जोड़ने का प्रयास किया है। तो लुई अल्थुजर सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस से बहुत ज्यादा प्रभावित था, और उसने सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिसिस को आधार बनाते हुए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का नए तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया। और लुई अल्थुजर ने मार्क्सवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करके संरचनावादी दृष्टिकोण से मार्क्स की नई व्याख्या प्रस्तुत की, और मार्क्सवाद की एक नई धारा विकसित हुई नव मार्क्सवाद के अंतर्गत संरचनावादी मार्क्सवाद। संरचनावादी मार्क्सवाद के अंतर्गत लुई अल्थुजर है वो स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। लुई अल्थुजर कहता है कि न केवल बेस इंपॉर्टेंट है, यानी आधार इंपॉर्टेंट है, अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो लुई अल्थुजर का जो ये विश्लेषण है उसके अंतर्गत आधार और अधिरचना इन दोनों को ही एक दूसरे के पूरक माना गया है, और ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ सुपर स्ट्रक्चर की भूमिका है वह भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मार्क्सवाद की संरचनावादी व्याख्या है वो लुई अल्थुजर के द्वारा प्रस्तुत की गई। अल्थुजर ने लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद को आधार बनाया, और दूसरी तरफ फ्राइड के मनोविज्ञान की सहायता से जो कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक मार्क्सवाद था उसकी एक नई व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कभी हम लुई अल्थुजर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तभी आपको लुई अल्थुजर की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है मार्क्स के अंतर्गत वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट विद्वान है हेबरमास। हेबरमास के दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेबरमास एक नव मार्क्सवादी विद्वान है, और ये क्रिटिकल जो थ्योरी है फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित दूसरी पीढ़ी का विद्वान है। क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत हेबरमास ने नव मार्क्सवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। हेबरमास से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं, और ये पूछा गया है कि हेबरमास से संबंधित सही कथनों को चिन्हित कीजिए। पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है सद्जीवन के संबंध में, यानी गुड लाइफ के संबंध में व्यक्तियों को अपनी दृष्टि स्वयं निर्धारित करनी चाहिए। इसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंडिविजुअल शुड डिटरमाइन देयर ओवर विजन ऑफ
गुड लाइफ, यानी सद्जीवन के संबंध में व्यक्तियों को अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो दृष्टि है, वो स्वयं के द्वारा ही निर्धारित करनी चाहिए, अन्य के ऊपर निर्भर है वो नहीं रहना चाहिए। ये किसकी बात करता है? यह सब निर्धारक तत्वों की बात करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। जब हम क्रिटिकल थ्योरी को देखते हैं, आलोचनात्मक सिद्धांत को देखते हैं, तो आलोचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर ही बल दिया गया है, सब निर्धारक तत्वों के ऊपर ही बल दिया गया है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है हेबरमास का, ये स्टेटमेंट सही है। हेबरमास भी यही मानता है कि अच्छे जीवन के संबंध में व्यक्तियों को अपनी दृष्टि स्वयं निर्धारित करनी चाहिए कि वास्तव में गुड लाइफ किस तरह की होती है और गुड लाइफ को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कथन हेबरमास का सामाजिकरण के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, परंपराएं होती है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आवश्यक संशोधनों के साथ में पहुंचाना। तो सामाजिकरण के बारे में क्या है? सामाजिकरण के अनेक कार्यों को परिवार के साथी समूह यानी पीयर ग्रुप में ले लिया है। तो इसमें ये कहा गया है कि सामाजिकरण का कार्य जो पहले मुख्यतः परिवार के द्वारा किया जाता था, अब परिवार के ऐसे बहुत से साथी समूह विकसित हो गए हैं, जैसे मित्र मंडली है, मीडिया है और कई तरह के संगठन विकसित हो गए हैं। उन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान देने लग गए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट हेबरमास का सही स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है विवेकपूर्ण सामूहिक चर्चा लोकतंत्र के परिणामों को बेहतर बनाती है। यह डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित कथन है और हेबरमास डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी विमर्शी लोकतंत्र का समर्थक विद्वान है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं या निर्णय लिए जाते हैं वो रैशनलिटी के माध्यम से लिए जाने चाहिए। रैशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, तार्किक विमर्श होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। इस तरह का एनवायरनमेंट है वो विकसित होना चाहिए जिसके अंतर्गत सभी लोग हैं वो रैशनल डिबेट कर सके, रैशनल डिस्कशन कर सके और लोकतंत्र के अंतर्गत निर्णय लिए जा सके। अगर इस तरीके से रैशनल डिबेट होगी तो इस रैशनल डिबेट के माध्यम से लोकतंत्र को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से संबंधित हेबरमास का कथन है, ये कथन भी सही है। तो हेबरमास से संबंधित ये जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन ही सही है। तो 1, 2 और 3 ये सभी कथन है वो सही कथन है। ऑप्शन 4 है वो राइट है। नेक्स्ट, जीन पॉल सार्तर। जीन पॉल सार्तर यह एक अस्तित्ववादी विद्वान है और अस्तित्ववादी विद्वानों का मानना है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो सबसे पहले है, बाकी सभी गतिविधियां हैं वो बाद की गतिविधियां हैं। मनुष्य के अस्तित्व को आधार बना करके ही जीवन के अंतर्गत निर्णय लेने की बात है वो अस्तित्व के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। तो जीन पॉल सार्तर के अस्तित्ववाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट पर विचार करने के बाद में ये बताना है कि उपयुक्त कथन में से सही कथन है वो कौन सा है। सही कथनों को चिन्हित करना है। पहले कथन के अंतर्गत ये बताया गया है कि मनुष्य स्वयं को अपने द्वारा निर्मित परिस्थितियों में पाते हैं। यहाँ तक को तो जीन पॉल सार्तर का ये कथन है वो सही है, क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो सबसे पहले है, ऐसा जीन पॉल सार्तर का मानना है। लेकिन फिर जो दिया हुआ आगे कि परिस्थितियां जो उन्हें अनुकूलित करती है, यानी जो अनुकूल परिस्थितियां है मनुष्य के वो उनके विकल्पों को सीमित करती है। जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो विकल्पों को सीमित नहीं करती, बल्कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है वो मनुष्य के विकल्पों को सीमित करती है। तो यहाँ पर ये जो बात की गई है कि अनुकूलित परिस्थितियां हैं वो व्यक्ति के विकल्प है, मनुष्य के जो विकल्प है उनको सीमित करती है, ये जीन पॉल सार्तर का कथन है वो ठीक नहीं बैठता है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि मनुष्यों को अपने उद्देश्य और आकांक्षाओं को तय करके अपनी पहचान निर्मित करनी चाहिए। यहाँ पर भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है, स्व निर्धारक तत्वों की बात की गई है, जिसका जीन पॉल सार्तर है वो सबसे बड़ा समर्थक विद्वान माना जाता है। तो ये स्व निर्धारक तत्वों से संबंधित कथन है कि मनुष्यों को अपने उद्देश्य, अपनी आकांक्षाएं हैं वो
खुद तय करनी चाहिए और अपनी पहचान है वो खुद निर्मित करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो सर्वोपरि है। फिर तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्रह्मांड मनुष्यों के उद्देश्यों के प्रति उदासीन है, निरर्थक है और चिंताविहीन है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी जीन पॉल सार्त्र सही मानता है। जीन पॉल सार्त्र कहता है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की गतिविधियां हैं वो मनुष्यों के जो उद्देश्य है उनके प्रति उदासीन है। ब्रह्मांड की गतिविधियों का मनुष्य के उद्देश्यों से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड है वो मनुष्यों के जो उद्देश्य है उनके बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं करता है। तो कथन 2 और कथन 3 ये जीन पॉल सार्त्र का जो अस्तित्ववादी फिलोसॉफी है उनसे मेल खाता है, जबकि पहला जो कथन है वो मेल नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया कि जो परिस्थितियां अनुकूलित होती है वो मनुष्य के विकल्पों को सीमित करती है। तो कथन कौन से सही हुए? 2 और 3 है वो सही कथन है, जबकि पहला कथन है वो गलत है। तो सही आंसर 3, केवल कथन 2 और 3 सही कथन है। नेक्स्ट जो विद्वान है वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स उदार समतावादी विद्वान है और जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जॉन रॉल्स से संबंधित क्वेश्चन, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं। फिर पूछा गया है कि उपयुक्त में से सही कथन को चिन्हित कीजिए, यानी सही कथन है वो कौन सा है। पहला स्टेटमेंट, निष्पक्षता के रूप में न्याय संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है। जॉन रॉल्स न्याय को निष्पक्षता के रूप में ही परिभाषित करता है। रॉल्स कहता है कि जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस अगर फेयरनेस के रूप में होगा, निष्पक्षता के रूप में होगा, तो समाज के अंतर्गत संघर्ष की जो संभावनाएं हैं, टकराट की जो संभावनाएं हैं वो कम होगी। यहां तक तो ये कथन सही है, लेकिन आगे जो बताया गया है कि क्योंकि यह बहुमत के हित का संरक्षण करता है, ये अपने आप में गलत है। जॉन रॉल्स बहुमत के हित की संरक्षण के लिए न्याय की बात नहीं करता है, बल्कि रॉल्स ये कहता है कि समाज के अंतर्गत सभी लोगों के कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए और न्यूनतम स्थिति के अंतर्गत जो व्यक्ति रहता है उस तक सर्वाधिक संसाधन पहुंचाने चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सरकार के द्वारा देना चाहिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ माना गया है कि न्याय है वो बहुमत के हित का संरक्षण है। ऐसा तो कौन मानता है? ऐसा तो उपयोगितावादी विद्वान जर्मी बेंथम मानता है, और जॉन रॉल्स है वो जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन करते हुए ही न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित करता है। तो उपयोगितावाद का समर्थक जॉन रॉल्स नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, निष्पक्षता के रूप में न्याय सभी विवेकशील मनुष्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की क्षमता रखता है, चाहे उनके अन्य विचार कितने भी भिन्न हो। ये कथन सही है, क्योंकि जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसके अंतर्गत इस तरह की फिलॉसफी है कि एक सामाजिक समझौते के माध्यम से विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा न्याय के सिद्धांतों को स्वीकृत किया गया। विवेकशील व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते के माध्यम से न्याय के 2 सिद्धांतों को स्वीकार किया था। तो निष्पक्षता के रूप में न्याय सभी विवेकशील मनुष्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की क्षमता रखता है, चाहे उनके अन्य विचार कितने भी भिन्न हो। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह है कि निष्पक्षता के रूप में न्याय परस्पर व्यापी मते के, यानी अतिव्यापी सहमति, ओवरलैपिंग कंसेंसस का प्रयोजन या उद्देश्य बन सकता है। तो अतिव्यापी सहमति की बात जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। अतिव्यापी सहमति का मतलब ये होता है कि समाज के अंतर्गत जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के बारे में, उन मूल्यों का एक ही समाज के अंतर्गत अस्तित्व होना, यानी एक तरह के बहुलवादी विचार का अतिव्यापी सहमति के अंतर्गत जॉन रॉल्स समर्थन करता है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है वो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। तो सही कौन सा आंसर होगा? सही होगा 3 नंबर आंसर, की केवल 2 और 3 है वो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली या शब्दावली नहीं है। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उनसे संबंधित कौन सी शब्दावली
रॉल्स ने इस्तेमाल नहीं किए। तो अज्ञान का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इस शब्दावली का जॉन रॉल्स इस्तेमाल करता है। रॉल्स कहता है कि जो सामाजिक समझौता हुआ, जिस तरह का तार्किक व्यक्ति समाज के अंतर्गत रहते हैं वे अज्ञान के पर्दे के अंतर्गत थे। उनको अपनी किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थिति का, सांस्कृतिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का ध्यान है वो नहीं था। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का शब्दावली इस्तेमाल रॉल्स ने की है। दूसरा लौकीय परंतु क, लॉकियन प्रोविजो, इस शब्दावली का इस्तेमाल जॉन रॉल्स के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि रॉबर्ट नॉजी का जो न्याय सिद्धांत है उसके अंतर्गत इस तरह की शब्दावली है वो देखने को मिलती है, जो कि जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित संपत्ति का सिद्धांत है उससे प्रेरणा ग्रहण करती है। तीसरा ओरिजिनल पोजीशन, मूल स्थिति, आरंभिक स्थिति के अंतर्गत जो सामाजिक समझौता जिस स्थिति के अंतर्गत हुआ उसको रॉल्स ओरिजिनल पोजीशन के नाम से पुकारता है। मूल स्थिति उसको नाम देता है जिसके अंतर्गत लोग है वो अज्ञान के पर्दे के पीछे थे और सामाजिक समझौते के माध्यम से विवेकशील वार्ताकारों ने न्याय के दो सिद्धांतों तक पहुंचने का प्रयास किया। तो ओरिजिनल पोजीशन ये शब्दावली भी रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट विशेषता पूर्वता क्रम, लेक्सिकल प्रायोरिटी। लेक्सिकल प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि रॉल्स ने दो न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला तो उसको समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरे के अंतर्गत उसने कहा कि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कैसे कम किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत वो न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ की बात करता है और अवसर की समानता के सिद्धांत की बात करता है। तो उनको एक विशेष वरीयता क्रम के अंतर्गत वो रखता है जिसको लेक्सिकल प्रायोरिटी का वो नाम देता है कि जब तक पहले सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो जाती, पहले सिद्धांत की संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक दूसरे सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। तो एक विशेष वरीयता क्रम के अंतर्गत न्याय के सिद्धांतों को जॉन रॉल्स रखता है जिसको लेक्सिकल प्रायोरिटी के नाम से वह पुकारता है। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित शब्दावली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? लौकीय परंतु क, लॉकियन प्रोविजो, ये रॉबर्ट नॉजी के न्याय सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट विद्वान है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले तो ये सोचो कि रॉबर्ट नॉजिक है वो एक लिबर्टेरियन थिंकर है, नव उदारवादी विद्वान है। तो अब फिर ये चिंतन करो कि रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित कौन सा कथन है वो गलत कथन है। पहले कथन में ये कहा गया कि रॉबर्ट नॉजिक अहरणीय, जिसका हरण नहीं किया जा सकता, जिनको छीना नहीं जा सकता, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। तो रॉबर्ट नॉजिक के वह जॉन लॉक से प्रभावित विद्वान है और क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उनसे प्रभावित सभी नव उदारवादी विद्वान हैं और ये सभी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत विश्वास रखते हैं। तो रॉबर्ट नॉजिक है वह भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत विश्वास रखता है। विशेषकर जॉन लॉक ने भी संपत्ति की बात की और रॉबर्ट नॉजिक ने भी संपत्ति के पात्रता सिद्धांत की बात की। दूसरा स्टेटमेंट, अधिक कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है। रॉबर्ट नॉजिक के चिंतन के अंतर्गत उपयोगितावादी सिद्धांत की बात नहीं की गई है, बल्कि उपयोगितावादी सिद्धांत की बात है वो जर्मी बेंथम और जेएस मिल के चिंतन के अंतर्गत की गई है। तो रॉबर्ट नॉजिक है वो उपयोगितावादी सिद्धांत की बात नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत है। तीसरा, अत्यल्प यानी न्यूनतम राज्य विवेकपूर्ण आधार पर एकमात्र न्यायोचित राज्य है। रॉबर्ट नॉजिक है वो न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है कि राज्य को न्यूनतम कार्य करना चाहिए, राज्य को किसी प्रकार का लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। चौथा, न्याय प्रक्रियात्मक है, वितरणात्मक नहीं है। जॉन रॉल्स न्याय की वितरणात्मक सिद्धांत और प्रक्रियात्मक सिद्धांत दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने की बात करता है, वहीं रॉबर्ट नॉजिक है वो वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का खंडन करते हुए न्याय को केवल और केवल प्रक्रियात्मक मानता है कि न्याय को प्रक्रियात्मक रूप से परिभाषित करना चाहिए, न कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के रूप में। प्रक्रिया का मतलब ये है कि किसने संपत्ति को किस तरीके से हासिल किया है। अगर किसी ने श्रम के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से उस संपत्ति को हासिल किया है तो वो उसकी वैध संपत्ति मानी जाएगी। उसका वितरण करने की, डिस्ट्रीब्यूशन करने की, पुनर्वितरण करने की आवश्यकता नहीं है।
तो सही स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? गलत पूछा है रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित, गलत कौन सा है? तो दूसरा जो कथन है वो गलत कथन है। सही आंसर है वो 2 नंबर सही है। रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया जिसका प्रमुख लक्षण है, यानी रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय सिद्धांत है उसका प्रमुख लक्षण क्या है? न्याय का हकदारी सिद्धांत। ये रॉबर्ट नॉजिक के न्याय सिद्धांत का नाम भी है, जिसको थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट जस्टिस के नाम से जाना जाता है कि व्यक्ति ने किस तरीके से संपत्ति को हासिल किया। इस संबंध में रॉबर्ट नॉजिक कहता है कि अगर व्यक्ति ने परिश्रम के माध्यम से संपत्ति को हासिल किया है तो वो उसकी वैध संपत्ति बन जाती है। अगर उसका ट्रांसफर है वो भी वैध तरीके से किया गया है तो भी वो फेयर माना जाएगा, सही प्रक्रिया मानी जाएगी। इस प्रकार रॉबर्ट नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है वो न्याय का हकदारी सिद्धांत, पात्रता सिद्धांत या अधिकारिता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट विद्वान माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर निम्नलिखित में से कौन ये विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयोग किया जाना चाहिए? माइकल वॉल्जर समानता को लेकर के 2 प्रकार की अवधारणाओं के मध्य अंतर करता है। एक तो कॉम्प्लेक्स इक्विलिटी, जटिल समानता, और दूसरा सरल समानता। और माइकल वॉल्जर सरल समानता की आलोचना करते हुए जटिल समानता का समर्थक विद्वान है। वह रॉल्स के न्याय सिद्धांत को सरल समानता के दायरे के अंतर्गत रखता है क्योंकि रॉल्स से वो सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसे ही नियमों की बात करता है। माइकल वॉल्जर कहता है कि न्याय का आधार सरल समानता नहीं होनी चाहिए बल्कि जटिल समानता होनी चाहिए। जटिल समानता के अंतर्गत ये माना जाता है कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग आवश्यकता होती है, जैसे सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नियमों का निर्माण करना चाहिए। इसी को जटिल समानता के नाम से जाना जाता है। और माइकल वॉल्जर है वो अपने न्याय सिद्धांत का जो आधार बनाता है वो जटिल समानता को ही आधार बनाता है, और जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसको सरल समानता के दायरे के अंतर्गत रहते हुए उसकी आलोचना करता है। तो जटिल समानता के सिद्धांत का समर्थक विद्वान कौन? माइकल वॉल्जर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें विद्वानों की नाम दिए हुए हैं फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत, और दूसरी लिस्ट के अंतर्गत उनकी पुस्तकों की सूची है वो दी गई है। जीन पॉल सार्थर की पुस्तक है बीइंग एंड नथिंगनेस। जॉन रॉल्स की पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म। रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, और माइकल वॉल्जर की जो पुस्तक है वो स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। तो ये विद्वानों के नाम और ये विद्वानों के द्वारा लिखित किताबें हैं, इनका मिलान करना है और सही मिलान जो बैठता है वो ऑप्शन फर्स्ट के अंतर्गत बैठता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने कार्ल मार्क्स से लेकर के माइकल वॉल्जर तक के जो कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सिलेबस में रखे हुए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनसे संबंधित पूछे हुए क्वेश्चनों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। इनमें से कई विद्वान हैं जो नए विद्वान हैं जो सामान्यतः हिंदी माध्यम की पुस्तकों के अंतर्गत थोड़े थोड़े ही उपलब्ध हो पाते हैं। आप इसके लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का विश्वकोश ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक है, उसके अंतर्गत इनका इंट्रोडक्शन है वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक नरेश दाधीस की है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, उसके अंतर्गत भी इनका इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग सिद्धांतों के अंतर्गत इन विद्वानों का परिचय और इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उनका विश्लेषण है वो उस पुस्तक के अंतर्गत भी मिल जाएगा। तो आप इन दोनों पुस्तकों से इन विद्वानों से संबंधित जो मटेरियल है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट का भी सहारा लें और इंटरनेट के ऊपर ये देख लें कि इन विद्वानों के द्वारा प्रमुख सिद्धांत कौन से प्रतिपादित किए गए हैं और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कौन सी है, इनके जो मेन आइडियाज हैं वो कौन कौन से आइडियाज हैं। इतना अगर कर लेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर है वो आसानी से दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। धन्यवाद।